हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज से हम रेगुलर बेसिस पर अनसोल्व पेपर करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। और जो चैप्टर्स बच गए हैं, अब टाइम मिला करेगा तो स्टूडेंट उसमें हम आपको वीडियोस दे दिया करेंगे। चैप्टर वाली अनसोल्व पेपर रेगुलर बेसिस पर चलेगा। उसका प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो जब आप अनसोल्व पेपर करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। इसी वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अनसोल्व पेपर लगा लो। अगर आपने 2 साल के अनसोल्व पेपर कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी जिसकी आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते हो। इसी वजह से हम ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके आपको 2 साल के अनसोल्व पेपर प्रोवाइड करेंगे विद सॉल्यूशन। तो आप मेहनत करो, टेंशन ना लो, जो भी आपके लिए किया जा रहा है वो बेस्ट है। आप सभी को पता है यार, उस चैनल पर विद्या पर हमारी धमाका सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज चल रही है। तो यार आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। समझा करो, जितना टाइम होता है हम आपके लिए वीडियोस बना देते हैं, समझा करो आप, ठीक है बच्चों। तो देखो, इससे पहले भी आज हम पहला सेट डिस्कस करेंगे 346 एक्सेस, जिसका हम एक पार्ट दे चुके हैं पहले ही। अगर आपने इसको ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा आज पार्ट 2 है। और जिनके पास अनसोल्व पेपर ना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 2019 और 2020 के अनसोल्व पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करके इनका सॉल्यूशन कर लेना। जैसे मैं करा रहा हूं, इसकी कॉपी बना लो अलग से अनसोल्व पेपर की, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कॉपियों पर, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलिए, हमारा क्वेश्चन हो गए थे 30 के घातक मैंने करा दिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका का समझिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है बच्चों, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, यह भी हमको बताना है। देखो बच्चों, क्षमता दे रखी है, उत्तल लेंस की क्षमता है तो P1, और उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता पॉजिटिव होगी, प्लस 10 डायोप्टर। अवतल लेंस है, उसकी क्षमता नेगेटिव होगी तो P2 बराबर -2 डायोप्टर। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखें कुछ इस टाइप से। चलो पहले उत्तल लेंस बनाते हैं। ये उत्तल लेंस है और एक हमने अवतल लेंस बना दिया, कुछ इस टाइप से बना देना, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से मिला, मतलब दोनों चिपकने होनी चाहिए, संपर्क में रखे हुए एक दूसरे की। मैंने बना दिया केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से है बच्चों। अब समझना क्या है, अब संपर्क में रखें दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। ये मैंने मान लिया ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये दोनों लेंस युग्मों से कितनी दूरी पर है, सॉरी, ये वस्तु है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, इस टाइप से। अब ये कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले यहां से दोनों लेंसों की क्षमता निकालेंगे, संयोजन की क्षमता। तो P बराबर P1 प्लस P2, आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा। ये P1 आपको 10 दे रखा है, P2 आपको -2 है, तो ये क्या माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 8 डायोप्टर। तो यहां से अगर लेंस युग्म की प्रकृति की बात करें तो बच्चों प्लस में निकल के आ रही है। तो हमारी जो लेंस युग्म की जो प्रकृति वो कैसी होगी, उत्तल। तो यहां लिख लो, लेंस युग्म की प्रकृति इज इक्वल टू उत्तल, या अभिसारी भी कह सकते हैं, ठीक है, उत्तल। कैसी प्रकृति है उसकी, उत्तल है। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है वो समझिए। देखो बच्चों, P से हम क्या निकाल सकते हैं, F। P बराबर 1/F। F हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में, आप सभी को पता है। F मुझे निकालना, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। तो 1/P की जगह में कितना रखूंगा, 8। अब 8 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, फिर हमारा 4 0, 8 5 40, इतना आ जाएगा मीटर में। एक वैल्यू किस में आएगी बच्चों, मीटर में। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, किस में, सेंटीमीटर में, तो 100 का इसमें गुणा कर दूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें आप 100 से मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। यू आपको कितना दे रखा है बच्चों, इसने यू हमको दे रखा है इसने -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, तो -25 सेंटीमीटर। अब हम लेंस वाला सूत्र लगा देंगे, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। क्या निकालना है हमको, V का मान, तो U को इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस, क्योंकि बच्चों इधर कैसा माइनस है, और जब ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस 1/U। सारी वैल्यू उठा के रखिए। F का मान 12.5 है तो 1/12.5 प्लस U का मान देखिए कितना -25 है, तो 1/-25। आगे करोगे तो 1/12.5 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/25।
एलसीएम लोगे कितना आएगा 25, 12.5 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा तो 2 माइनस 25 से कम 25, तो कितना है बच्चों ये 1/25। तो ये क्या आ रहा है 1/v का मान आया, हमें निकालना क्या है v, तो v बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस युग्म के दूसरी ओर बनेगा और इस लेंस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हमने बता दिया कि जो लेंस युग्म की प्रकृति है बच्चों वो कैसी होगी, उत्तल होगी, क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो पॉजिटिव निकल कर आ रही है। उसके बाद हमसे v का मान पूछा था, प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमने बता दिया कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आज टेंशन ना लो। और अब आपको रेगुलर आंसर देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े आप सभी के लिए। बस इन वीडियोस का टारगेट है 2000 लाइक्स का। अगर आप 2000 लाइक्स कर देते हो तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अनसॉल्व पेपर की वीडियो दूंगा। यार इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो कर दिया करो यार, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। अब हम अनसॉल्व पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चा लोग, इसी वजह से मैं आपसे कहता हूं अनसॉल्व कर लो, और हर सब्जेक्ट का हम लोग अनसॉल्व कराने का प्रयास भी कर रहे हैं आपको। इसमें कह रहा है बच्चों कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। देखो फ्रिंज चौड़ाई की बात करें अगर हम, तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज होती हैं। मैं कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूं, फिर मैं एक स्पेस छोड़ दूंगा, फिर एक और बना दूंगा, फिर एक छोड़ दूंगा। तो जो आपको खालिस्तान दिखाई दे रहा है ना, ये खालिस्तान नहीं है बच्चों, ये इनको तो हम डार्क कर देंगे, तो ये अदीप्त फ्रिंज होती हैं, ये सभी क्या अदीप्त फ्रिंज। और जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रही है ये दीप्त फ्रिंज हैं, दीप्त फ्रिंज। और ये क्या है अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। अब देखो फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र की बात करें, कैसे निकालना वो मैं आपको बताऊंगा। फ्रिंज चौड़ाई, पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मैं इसको रख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा ये। तो फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, तो बच्चों दो क्रमागत दीप्त, दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपसे फ्रिंज चौड़ाई की डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये लिख के आ सकते हो। तो दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त, ये W है, ये क्या है फ्रिंज चौड़ाई है। तो दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के जो बीच की दूरी होती है, जो बीच का डिस्टेंस है, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज हैं। और इसी तरीके से दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। आगे लिखोगे माना MV कोई दीप्त फ्रिंज का नाम है, ठीक है ना। माना MV तथा M+1V दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय फ्रिंज कह सकते हो, ठीक है। केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां क्रमशः XM तथा XM+1 हैं। अब देखो बच्चों मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा आप सभी को। देखो अगर दीप्त फ्रिंज की स्थिति की बात करते हैं तो हमारा सूत्र निकल के आता है x बराबर m/d λ/d, और अदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे तो x बराबर m-1/2 d λ/d। ये दीप्त फ्रिंज के लिए है सूत्र और ये अदीप्त फ्रिंज के लिए है सूत्र। हमारे वेव ऑप्टिक्स में भी ये चैप्टर रह गया था बच्चों, मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको। x बराबर m/d λ/d ये दीप्त फ्रिंज की स्थितियां होती हैं, x बराबर m-1/2 d λ/d ये अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां होती हैं। तो xm बराबर क्या लिखोगे आप लिखोगे m/d λ/d। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दूंगा। फिर मैं अगली फ्रिंज की बात कर रहा हूं, तो यहां लिखोगे आप XM+1 इज इक्वल टू M+1
डी लैम्डा अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 2। अतः एम वी तथा m+1v फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप लिखोगे W, क्या W, दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल लिए, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि ये अगली फ्रिंज है, इससे पहले ये फ्रिंज आई होगी, तो इसमें से इसको घटाओ, x m+1 माइनस एक्स एम, वैल्यूज रखो सारी, m+1 डी लैम्डा अपॉन टी माइनस m डी लैम्डा अपॉन डी। डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन है, बाहर निकाल लो, डी लैम्डा अपॉन डी, अंदर क्या रह गया, m+1 माइनस m, ये कैंसिल, तो W बराबर क्या निकल के आया बच्चों, W बराबर निकल के आया डी लैम्डा अपॉन डी। यही फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र है। आप दीप्त की जगह अदीप्त फ्रिंज भी लगाओगे ना, ये वाला सूत्र लगाओगे, तब भी बच्चों लास्ट में यही निकल के आएगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखा है कि 2 क्रमागत दीप्त हो सकती हैं अथवा 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंज हो सकती हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। टेंशन ना लो, वेव ऑप्टिक्स में जो रहेगा उसे भी हम जल्द खत्म करा देंगे, बट ये अनसोल्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर करा देंगे, टेंशन मत लिया करो, बस लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला है न्यूमेरिकल, ठीक है ना, जो कि आपकी मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया है, न्यूक्लियस वाले चैप्टर से, नाभिक वाले चैप्टर से, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है। देखो आपके लिए जितना मेहनत हो सकता है बच्चों हम कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसी प्रकार से करते रहेंगे। बस आपका टारगेट होना चाहिए 90+ स्कोर करना, वो हम करा के रहेंगे यार। आप मेहनत करोगे तो 100% कर जाओगे, टेंशन ना लो। चलिए ग क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रहा है बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है। 16 ग्राम प्रारंभिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो ये होता है n0, इसकी प्रारंभिक मात्रा 16 ग्राम। औसत आयु को लेते हैं टाउ से, टाउ दे रखा आपको बच्चों इसने 1 डे, 1 दिन। ज्ञात करना है नंबर 1 अर्ध आयु, टी हाफ ज्ञात करना है आपको, और नंबर 2 3.5 दिन पश्चात इसकी अविघटित मात्रा, अविघटित मात्रा, अविघटित मात्रा। अब समझिए कैसे करोगे इसको। देखो बच्चा लोग, सवाल में कुछ नहीं है बट है भी बहुत कुछ, ठीक है ना। हमें टाइम कितना दे रखा, 3.5 डे, तो विघटन का समय दे रखा आपको इसने 3.5 दिन। अब समझो बच्चों, देखो इससे और इससे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, टाउ बराबर 1.44 इंटू टी हाफ। अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टी हाफ बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, टाउ अपॉन 1.44। टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 अपॉन 1.44, पॉइंट हटाऊंगा, 2 से काट दो, 50, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 25 और ये 36। 36 से हमें डिवाइड करना 25 को, तो 36 और यहाँ पर 25, 0 पॉइंट यहाँ पर 0 बढ़ा लोगे। अब यहाँ पर करके देखते हैं कितनी बार जाएगा, 742 का 2, हंस लगा 4, 7 2104, 2104, 25 बड़ा हो जाएगा, लगभग इतनी बार जाएगा 0.7 में यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। काट पीट करोगे तो 0.7 डे, ये दिन निकल के आगे हमारे पास। टी हाफ हमारे पास है, n0 हमारे पास है, तो आपने एक और सूत्र पढ़ रखा होगा, कैपिटल T बराबर n इंटू टी हाफ। क्या पढ़ रखा होगा, n इंटू टी हाफ। मुझे n का मान निकालना है स्मॉल, तो स्मॉल n बराबर कैपिटल T अपॉन टी हाफ। तो कैपिटल T आपको कितना दे रखा है, 3.5, और ये कितना दे रखा है 0.7। पॉइंट से आप पॉइंट काट दोगे, 7 पन्ना 35, तो ये कितना आ गया n का मान 5। स्मॉल n कितना है बच्चा लोग, 5 निकल के आ गया है। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, n बराबर n0 1/2 की पावर स्मॉल n। अब हमको यही लगाना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बट अभी नहीं आएगा, समझना कैसे आएगा। देखो बच्चों, n0 को मैं इधर ले आता हूँ, तो n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/2। स्मॉल n कितना है देखिए जरा, 5 है, ठीक है। चलो n0 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। n0 की वैल्यू हमको दे भी रखी है बच्चों, तो n0 हम यहीं पर रख देते हैं वैल्यू, 16 दे रखी है, n इंटू 1/2। अब समझना 1/2 की पावर 5 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कैसे हुआ, 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 32।
16 से आप इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 1/2। n का मान कितना आ गया 1/2 ग्राम, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 ग्राम। ये क्या है, अंतिम मात्रा है। अंतिम मात्रा का मतलब अविघटित मात्रा, जो विघटित नहीं हुई है। अगर हमसे पूछता कि कितनी मात्रा विघटित हुई है उस क्रिया के दौरान, तो हम क्या करते, प्रारंभिक मात्रा में से अंतिम मात्रा को घटा देते और हमारी विघटित मात्रा निकल के आ जाती कि इस क्रिया के दौरान इतनी मात्रा इसकी विघटित हो चुकी है। बट उसने पूछा था हमसे अविघटित मात्रा बताइए, तो अविघटित मात्रा बच्चा लोग कितनी है 0.5 ग्राम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सवाल टफ नहीं है, सवाल बहुत ईजी है। उस टाइप के सवाल मैं न्यूक्लियस वाली चैप्टर में बहुत सारे कराऊंगा, टेंशन मत लो। बस यहाँ पर समझ लीजिए किस टाइप से मैं कर रहा हूँ। क्लियर सभी को? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अगला भी न्यूमेरिकल है गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले चैप्टर से, और उससे अगला भी न्यूमेरिकल है, ये है हमारा पहले चैप्टर से ही। ठीक है बच्चों, मिटा दे इसको। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं बच्चों ये, ठीक है ना, इनको इजी मत समझना, क्योंकि आप सभी ऐसे क्वेश्चंस में ही गलती करोगे, मैं जानता हूं। चलिए, घ क्या कह रहा है इस घ में वो समझ लीजिए। एक छोटा चुंबक है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये वैल्यू दे रखी है चुंबकीय क्षेत्र की बी दे रखा बच्चों आपको इसने 4.5 टेस्ला, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान इसने दे दिया है। उसके बाद कह रहा है तथा जो छड़ चुंबक है वो अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या है ये? थीटा है। थीटा आपको कितना दे रखा बच्चा लोग? 30 डिग्री। यदि इस पर 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को किससे लेते हैं बता चुका हूं यार, टाउ से लेते हैं। तो टाउ कितना दे रखा आपको 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। उसके बाद कह रहा है छड़ चुंबक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए यू। देखो यू बराबर आपने क्या सूत्र पढ़ रखा, -mb cos थीटा, सभी ने पढ़ रखा होगा। बट आप कहोगे सर इसमें m तो दे नहीं रखा, हम m कहाँ से लगाएं? तो बच्चा लोग आपने एक और सूत्र तो पढ़ा है ना, टाउ बराबर mb sin थीटा। यहाँ से आप m निकालोगे, उस m को आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, टाउ अपॉन साइन थीटा। टाउ की वैल्यू देखो जरा कितनी है, 4.5 इंटू 10⁻² साइन 30 डिग्री, 4.5 इंटू 10⁻²। समझ में आ रहा है ना? देखो हमें निकालना क्या था बच्चा लोग, यहाँ पर टाउ बराबर बी का मान भी उठा के रखना है यहाँ पर, ठीक है ना, बी साइन थीटा रहेगा, एम निकालना है ना, बी साइन थीटा इधर पहुँचा दोगे, और बी की वैल्यू कितनी देखिए आपको 4.5, तो 4.5 इंटू ये हो गया बटे 4.5 साइन 30 का मान 1/2, ये कैंसिल और 2 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2 × 10⁻²। एम है, एम का मात्रा क्या होता है जानते हो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? यहाँ तक तो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर आपने सूत्र पढ़ा होगा, m बराबर NI है, इससे निकाल सकते हो। n का कोई यूनिट नहीं होता, I का एम्पियर होता है, A का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ उठा के रख दूंगा, -m की जगह 2 × 10⁻² इंटू बी का मान देखिए जरा कितना दे रखा है, 4.5 cos थीटा की जगह 30 डिग्री। इनका मल्टीपल करोगे तो -9 इंटू 10⁻²। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2। 2 से इसको काटोगे 4.5 टाइम्स कट जाएगा, तो -4.5 इंटू 1.732 इंटू 10⁻² जूल। कर लोगे ना अब तो केवल इनका मल्टीपल करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, m का मान, उस m के मान को हमने इस सूत्र में पुट कर दिया और हमारे u का मान निकल के आ जाएगा। यही बच्चों हमसे पूछा था और हमने पूरा सवाल कर दिया है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो एक अनसोल्ड को हम 3 या 4 दिन में कराने का प्रयास करेंगे बच्चों। और एक और चीज़ आप सभी से पूछना चाहूँगा बच्चों, देखो जो क्वेश्चंस या डेरिवेशंस आपको आते हैं, क्या मैं उनको दोबारा से कराऊँ? दोबारा नहीं, तिबारा से। उसका रीजन क्या है, अनसोल्ड डेरिवेशंस की सीरीज चली, उसमें भी कराऊंगा, पहले भी आपको करा चुका हूँ, फिर इसमें भी कराऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि सर डेरिवेशंस भी कंप्लीट करा दो, जो इसमें दे रखे होते हैं वो, तो मैं करा दूंगा। अदरवाइज जो मैं करा चुका हूँ बच्चों, जो आपको आते हैं वो स्किप करा दूंगा, जो नहीं आता है वो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे चाहते हो वैसे मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मिटा दूँ उसको मैं। चलिए, घा हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखिए। घा के बाद है बच्चों अड़ा। यह कह रहा है इसमें कि एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित
सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है। 10 गुणा 10⁻⁸ रेखीय आवेश घनत्व है, लैम्डा दे रखा आपको 10 गुणा 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बच्चों तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर, मतलब आर आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। सभी को आता है यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पूछ रहा है, तो यार आपको सूत्र पता है, डेरिवेशन भी करा चुका हूँ। ई बराबर 9 × 10⁹ 2 λ/r। इसको करोगे, जो भी आंसर आए कमेंट करके मुझे बताओगे। इस कमेंट आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे भी तो लगना चाहिए ना कितने बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो को। तो इसको आप खुद सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके बता देना। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए तो खुद ही कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। और आगे के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना, 2019 और 2020 के जो अनसॉल्व पेपर है उनकी। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इनको जरूर लगा के जाना बच्चा लोग, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 4 क्वेश्चन, चौथा हो गया कंप्लीट। 5वां देखिए, अब 5वें का इसमें कह रहा है बच्चों कि किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से, ठीक है ना, 5वें का है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इसका कौन सा है का। इसमें कह रहा है किरचॉफ के विद्युत परिपथी संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु का जो सूत्र है P/Q = R/S, ये हमें स्थापित करना है। PQRS भुजाओं के प्रतिरोध हैं, तो मैंने आप सभी को पढ़ाया था, ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु का हमें यहाँ पर जो व्यंजक है उसको प्राप्त करना है किरचॉफ के नियम की सहायता से। तो सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु में जो डायग्राम बनता है बच्चों वो बनाएंगे। बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करना, आप खुद आसानी से इसको कर सकते हो। रटना नहीं यार, समझना है। अब बचपन से रटते आ रहे हो, कब तक रटोगे। फिजिक्स बहुत ईजी है, बस इसे समझने का प्रयास करो, ठीक है। मैंने ये डायग्राम आपको बहुत बार बनाया होगा। बीच में हमारा सभी को पता है गैल्वेनोमीटर होता है एक, और हमारी एक कुंजी लगी होती है, द्वितीय कुंजी जो होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम एक सेल जोड़ेंगे और यहाँ पर हमारी एक और कुंजी लगी हुई होगी जो इस सर्किट को ऑन या ऑफ करेगी, ठीक है। प्लस माइनस इसके द्वारा आई धारा जा रही है, ये हमारी कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है। अब समझना बच्चों ये डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग। ये जो धारा है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, I1 और नीचे की ओर I2। ये PQRS, ठीक है, PQRS, ठीक है बच्चों। समझना किस टाइप से है, RS इस टाइप से, ठीक है। तो समझो बच्चों करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो जितनी धारा इधर है उतनी ही इधर जाने वाली है, I1 यहाँ पर I2, इनका नाम दे दीजिए A B C D। क्या इनको हमने नाम दे दिया। अब देखो बच्चों करना क्या है यार, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। क्या करोगे वो मैं आपको बता दूं। पहले ये वाला लेना है बंद पास A B D A के लिए, फिर हम लेंगे बंद पास B C D B के लिए। तो यहाँ लिखोगे बंद पास A B D A के लिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, ठीक है बच्चों। तो समझो इसके संगत प्रतिरोध क्या है P, इसके संगत प्रतिरोध क्या है R। तो मैं यही लिखूंगा I1 × P माइनस, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, I2 × R = 0, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कोई भी सेल नहीं लगा हुआ, देख रहे हो ना। इसको आप आगे करोगे, या I1 P = I2 R। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना दीजिए। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना यहाँ तक। मैं यार इससे इधर लेके गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा बंद पास लो, B C D B। तो आप यहां लिखोगे बंद पास B C D B के लिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, ठीक है बच्चों। तो करिए जरा उसको। I1 × Q,
I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस, I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0। या क्या लिख सकते हो यार, इसको इससे इधर पहुंचा दो, तो I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से करिए इसको सॉल्व बच्चों। अब क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे बस। तो I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू I2R बटे I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या रह गया, या P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस साल भी पूछा जा सकता है यार, उम्मीद है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो इसका। तो स्टूडेंट ये तो मैंने 5 वीक का तक करा दिया है, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां से देख लेना। और खा जो क्वेश्चन है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, ये मैं कराऊंगा आपको। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये करा चुका हूं। जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा है, जो एक पट्टी रख देते हैं ना, वो वाला हमको करना है। अगला है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगर आप बोलोगे तो मैं उन क्वेश्चंस को करा दूंगा, टेंशन मत लो। अगला है अड़ा अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, ये मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, ये भी मैं करा दूंगा आपको। चलिए आप पहले देख लेना क्वेश्चंस को, आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं तो कमेंट कर देना। अदरवाइज मुझे जो लग रहा है कि हाँ ये आप कर सकते हो, वो क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, स्किप करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको देखने को भी इसमें अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो का टारगेट है केवल 2000 लाइक्स, आप करा देना, कल आपको नया पार्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।